हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी सेंटर। और हमने एक सीरीज़ से स्टार्ट करी है जिसमें हम DSSB TGT सोशल साइंस के PYQs को डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पहली वाली नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 21 to 40। हम ईच वीडियोज़ में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर एक पेन और एक नोटबुक अपने पास रखें, ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे तो आप उसे नोट डाउन कर सकें, और अगर आप उसे 2 से 3 बार देखेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सफ्रेजेट मूवमेंट इन रशिया। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन को आप अच्छे से देखेंगे, और उसमें जो आपका रशियन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन उसको एक बार आप अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा रशियन रिवोल्यूशन से, जिसमें पूछ रहा है कि सफ्रेगेट मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड था। तो जो हमारा सफ्रेगेट मूवमेंट था वो रिलेटेड था हमारा अ मूवमेंट टू गिव वुमेन राइट टू वोट। आपको पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंट तो होगी, लेकिन वुमेन्स को वुमेन राइट बहुत ही लेट जाके मिला था। तो ये जो हमारा मूवमेंट है दैट इज़ सफ्रेगेट मूवमेंट इन रशिया, वो किस का था, वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए वोट का। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हाट वाज द मेजर रिलीजन इन रशिया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी है रशियन रिवोल्यूशन से, कि 1914 से पहले रशिया में कौन से रिलीजन था वो मेजॉरिटी पर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो 1914 से पहले जो भी मतलब कि रिलीजन था वो मेजॉरिटी में वो कौन सा था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया। अगेन थर्ड क्वेश्चन भी हमारा किससे रिलेटेड आ गया है, रशियन रिवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1914 से पहले कौन सा स्टेटमेंट सही है जो बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग, वो भी किसमें, रशिया में। तो इसमें 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो क्या थी, इलीगल थी, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि लीगली किसी भी पार्टी को कंफर्मेशन नहीं मिला था। तो जितने भी पार्टीज़ फॉर्म की गई थी वो सारी क्या थी, इलीगल थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पर्सन और प्लेस कनेक्टेड टू ब्लडी संडे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रशियन रिवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं ब्लडी संडे, तो ब्लडी संडे की क्या था कि जो लेबर क्लास थे वहाँ पे उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो जो वर्कर क्लास थे उन्होंने क्या करा था, स्ट्राइक निकाल दी थी फॉर बेटर कंडीशन ऑफ देयर वर्क फोर्स, ताकि उन्हें जो हो वर्क में बेटर कंडीशन मिले, क्योंकि जो कंडीशन थी उनकी वो काम करने कहाँ थे, बहुत हजार्डस सिचुएशन में उन्हें काम करना पड़ता था, और उनको एक फेयर पे भी नहीं मिलता था। तो इसलिए उनको स्ट्राइक निकाली गई थी, जिसको लीड कर रहे थे फादर जॉर्ज अपोलोनोविच कैपन। और इसकी मैं आपको जो मूवमेंट है इसका मैं आपको क्या करूँगी, डेट बता देती हूँ। तो जो ब्लडी संडे की डेट थी वो कौन सी डेट को थी, 22 ऑफ जैन 1905। तो इस डेट को आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में डेट भी पूछ सकता है कि कौन से डेट को जो ब्लडी संडे था वो हुआ था। इसे रेड संडे के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोशलिस्ट पार्टी इन रशिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो मतलब कि पार्टी बनाई गई थी रशिया में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो हमसे पूछ रहा है कि वो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी वो कौन सी थी। तो पहला था हमारा बोल्शेविक और दूसरा था हमारा
मेंशेविक। तो जो सोशलिस्ट पार्टी रशिया में डिवाइड हुई थी वो 2 पार्ट्स में हुई थी, बोल्शेविक में और मेंशेविक में। और जो बोल्शेविक पार्टी थी मैं आपको बता दूं, तो बोल्शेविक पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो थे हमारे व्लादिमीर लेनिन, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने हमारा क्या दिया था, अप्रैल थीसिस भी दिया था। अप्रैल थीसिस आपको याद होगा। और जो मेंशेविक पार्टी थी उसको किसने लीड करा था, जूलियस मार्टोव ने। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये जर्मनी से रिलेटेड है। अब मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 1 में 2 कंट्रीज़, जो 2 फेसेस थे उसमें पहला था अलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली एंड यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 को ज्वाइन करा था 1917 में। और सेंट्रल पावर में था आपका जर्मनी एंड ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया एंड ऑस्ट्रो हंगरियन। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल पावर था वो वर्ल्ड वॉर 1 में लॉस्ट हो जाता है, यानी हार जाता है। और जो अलाइड पावर होते हैं इनकी क्या होती है, विक्ट्री होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जर्मनी के ऊपर बहुत सारी हार्श ट्रीटीज़ की जाती हैं। और वो हार्श ट्रीटीज़ कहाँ पे होती हैं, वर्सेल में होती है, जो कि फ्रांस में है। और ये जो ट्रीटीज़ थी उसको साइन करा था वेमार्स रिपब्लिक ने। और ये ट्रीटी साइन हुई थी कौन से में, नवंबर के मंथ में। इसलिए जो वेमार्स रिपब्लिक है उनको नवंबर क्रिमिनल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन्हें, नवंबर क्रिमिनल्स। दो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 किस टाइम पे हुई, नवंबर के टाइम पे हुई थी, किसके द्वारा साइन की गई थी, वेमार्स रिपब्लिक के द्वारा साइन की गई थी। इसलिए जो वेमार्स रिपब्लिक हैं इन्हें क्या बोला जाता है, नवंबर रिपब्लिक्स भी बोला जाता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बोलता है, हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया कि नवंबर क्रिमिनल्स को, मतलब नवंबर क्रिमिनल्स किसको बोला जाता है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि नवंबर क्रिमिनल्स किनको बोला जाता है, वेमार्स रिपब्लिक को। और क्यों बोला जाता है इसके बारे में अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। तो ये क्वेश्चन हो गया इजी, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जर्मनी यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन एंड रशियन रिवोल्यूशन एंड फ्रांस, इनको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे ताकि आपको ईज़िली पेपर क्लियर हो जाए। अब देखते हैं डेविस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जर्मनी के ऊपर बहुत सारी हार्श ट्रीटी साइन करी गई थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जर्मनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो क्या कहते हैं, उसमें क्राइसिस आने लग गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया था और जर्मनी को लोन देने में प्रॉब्लम हो रही थी। और इससे इनका जो इकोनॉमिक था वो भी काफ़ी बुरी हालत में आ गया था। तो जो वहाँ के वो थे प्राइम मिनिस्टर थे यूएस के, उन्होंने डेविस प्लान इंट्रोड्यूस करा ताकि क्या कर सके, वो जर्मनी की हेल्प कर सकें। वो जर्मनी को क्या करते थे, लोन देते थे। तो डेविस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस द्वारा, और इसलिए ताकि जर्मनी में जो इन्फ्लेशन है इकनॉमी में उसे क्या किया जा सके, एक हेल्प प्रोवाइड की जा सके ताकि जर्मनी को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा स्टेबल हो सके उसकी इकनॉमी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन इज है क्रैश ऑन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज नॉट ओनली इम्पैक्ट अमेरिका बट ऑल्सो डैश। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट जो है, जैसे हमारे होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, वैसे ही यूएस का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज जो है यूएस का, वो उसका क्या नाम है, वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट जो है हमारा ये क्या हुआ, क्रैश हुआ था किस टाइम पे, मतलब लास्ट ऑफ जो अक्टूबर था, अक्टूबर के जो एंड में 1929 में यहाँ पे क्या होना हो गया था, क्रैश होना स्टार्ट हो गया था। और ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से आपको पता होगा अगर आपने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा हो, जो लास्ट रहा था 1929 से 39 तक, जिसने ऑल ओवर द होल वर्ल्ड को क्या करा था, बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करा था। सारे कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे।
तो जो वॉल स्ट्रीट का क्रैश हुआ वो ना ही सिर्फ यूएस को इम्पैक्ट करा बल्कि जर्मनी को भी इम्पैक्ट करा। जर्मनी को कैसे इम्पैक्ट करा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जर्मनी को यूएस हेल्प कर रहा था, उसे लोन प्रोवाइड कर रहा था। तो जब यूएस में प्रॉब्लम आएगी तो उससे जर्मनी को भी इम्पैक्ट होगा। ओके, आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 38 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने चांसलरशिप किसको प्रोवाइड करी थी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिंडरबर्ग थे वो कहाँ के थे, प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट थे कहाँ के, जर्मनी के। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अब इसी के बाद से जब चांसलरशिप दी जाएगी हिटलर को, तब हिटलर क्या करेगा, पावर में आएगा। उसके बाद तो आपको पता है हिस्ट्री, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 होता है हिटलर की वजह से। जैसे ये पावर में आएगा फिर क्या कहते हैं कि इसके कुछ हार्श पॉलिसीज़ होते हैं जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो सिर्फ जर्मन्स को क्या कहते हैं हेल्प करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है, आइडेंटिफाई अ नॉन नेटो मेंबर अलोंग दिस। तो उससे पहले आपको नेटो के बारे में पता होना चाहिए। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ये मिलिट्री अलाइंस है जो कि 32 कंट्रीज़ द्वारा ज्वाइन की गई है। और ये 32 कंट्रीज़ कहाँ से, मतलब कौन कौन सी हैं, जिसमें से कंट्रीज़ हैं आपकी यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्रीज़ हैं, डेट इज़ आर कनाडा एंड यूएस। तो इसका जो पार्ट नहीं है वो क्या है, ईस्ट जर्मनी नाटो का पार्ट नहीं है। बाकी जो ये अलाइंस है वो एक मिलिट्री अलाइंस है जिसमें 32 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 ऑस्ट्रेलिया वॉज। तो वर्ल्ड वॉर 1 में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री जो थी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। कुछ सेंट्रल पावर थी, कुछ अलाइड पावर थी, और जो अलाइड पावर्स थी वो कुछ उनकी कॉलोनीज़ थी, जैसे ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। तो ऑलमोस्ट जो होल वर्ल्ड था वो इस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ाई कर रहा था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक दूर होने की वजह से इसका पार्ट नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला गया है, वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बोला गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33। हु वाज द कम्युनिस्ट हु मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन एंड वर्क फॉर यूनाइटेड यूगोस्लाविया। तो इसमें कौन सी मतलब कि कम्युनिस्ट की बात की गई है जिसने मतलब कि रशिया से यानी सोवियत यूनियन से डिस्टेंस करा था और किस यूनाइट करने के लिए किसको, यूगोस्लाविया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ ब्रोज टिटो। ये थे कम्युनिस्ट थे जिन्होंने रशिया से क्या करा था, डिस्टेंस बनाया था ताकि ये क्या कर सके, यूनाइट कर सके किसको, यूगोस्लाविया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर ऑफन यूज टू मेडिटेट ड्यूरिंग 1950। तो ये कौन सा वॉर था जो 1950 में स्टार्ट हुआ था। तो ये था हमारा कोरियन वॉर। अब मैं आपको कोरियन वॉर के बारे में अगर थोड़ा सा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मतलब 2 कोरियन कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ एक है हमारी नॉर्थ कोरिया और एक है हमारी साउथ कोरिया। तो क्या था कि नॉर्थ कोरिया ने 1950s में इन्वेड करा था साउथ कोरिया के ऊपर, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन करा था, चाइना, समहाउ सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रशिया भी बोलते। तो सोवियत यूनियन भी क्या करा था, सपोर्ट करा था, जिन्होंने क्या करा था, इन्वेड कर दिया था साउथ कोरिया के ऊपर ताकि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक हो जाएं। लेकिन इसका साउथ कोरिया को सपोर्ट करा था यूनाइटेड नेशन कमांड ने, जो कि मेजरली किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, यूएस के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि साउथ कोरिया को किसने सपोर्ट करा था, यूएस ने। तो ये वॉर हुआ था एक ट्रीटी के द्वारा एंड हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं कि किसी भी कंट्री, ये दोनों 2 सेपरेट कंट्रीज़ बने। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो वॉर था वो कोरियन वॉर जो था वो आपका चला था 1950 टू 53।
आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो जो हमारे इंडियन की डिप्लोमेट्स थे और लीडर थे वो क्या मीडिएट करे थे ड्यूरिंग कोरियन वॉर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, तो फिर इंडिया में ये एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी वॉज साइंड ऑन। तो सबसे पहले आपको डेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये लिमिटेड टेस्ट ट्रीटी क्या है। तो जो ये लिमिटेड टेस्ट है ये प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन को। जो आपको पता होगा न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं उनकी टेस्टिंग से, ताकि मान लो कि जैसे इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इसको क्या किया जाता है न्यूक्लियर वेपन की जो टेस्टिंग होती है उसको टेस्ट करने से क्या किया जाता है प्रोहिबिट किया जाता है। कहीं पर भी आप वो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आपका एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो आपका डीप स्पेस हो, चाहे वो आपका वाटर हो, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो आज हम देख लेते हैं ये डेट। तो ये कब क्या कहते हैं ट्रीटी साइन हुई थी 10 अक्टूबर 1963 में। और कहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी आपकी मॉस्को में हुई थी, जो कि कहाँ पर है रशिया। ये रशिया की क्या है राजधानी है। सो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है G8 मेंबर्स ऑफ IMF डज नॉट इंक्लूड। तो IMF के द्वारा मतलब G8 मेंबर्स हैं जो गवर्निंग बॉडी हैं एक, तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री है जो G8 मेंबर्स का पार्ट नहीं है। तो इसका पार्ट जो है चाइना है, रशिया है, लेकिन इंडिया जो है वो G8 नेशन का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है इंडिया जॉइन विद UN ऑन। तो सबसे पहले आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एक गवर्निंग बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि इसके जैसा फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो सके। तो ये फाइनलाइज या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वर्क में फोर्स में कब आई अक्टूबर 1949 में। और इसको ज्वाइन करा था 51 कंट्रीज़ ने। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारा न्यूयॉर्क में। ओके क्लास, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है न्यूयॉर्क, दैट इज़ इन इंग्लैंड। तो बोल सकते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था 24 अक्टूबर को। तो आफ्टर 6 डेट इंडिया ने क्या करा था यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल इज़ प्रिंसिपल ऑर्गन। तो यूनाइटेड नेशन का मतलब बहुत सारे उसमें 6 जनरल सेक्रेटरीज़ में डिवाइड है, जिसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो इसका सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके 5 मेंबर इन विच कितने होते हैं 5 मेंबर्स होते हैं। और परमानेंट मेंबर कितने हैं 10 परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 5 मेंबर्स हैं अगर आपको पता होगा तो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपका US, UK, चाइना, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस, जो क्या करते हैं कभी भी जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिन्यू होते रहते हैं, इनके लिए अलग से वोटिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये क्या, ये सब्सिडरी बॉडी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फंक्शनल कमीशन है या फिर प्रोग्राम फंड्स है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी UN की। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडरिंग दी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी। अब ऑब्वियस बात है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं। तो इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए इनिशिएट लिया था, जो कि क्या कर रहा था 1997 में किया था। और ये किसने करा था कॉफ़ी
एनान ने किया था, जो क्या थे इसके जनरल सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपने फ़र्स्ट टाइम देखा होगा। आई होप इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसे आप अच्छे से देखिए, और जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो उसे भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो अभी ये सेशन हम एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेक्शन में विद 20 मोर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।